तो सभी को जय हिंद। मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो आज से हम 1 अगस्त है और 1 अगस्त को आपको अगर मैं इतिहास में ले चलूं तो आज से ठीक 102 साल पहले असहयोग आंदोलन यानी भारत के लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करा था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी, इंडियन नेवी के लिए, एमआर और एसएसआर उसके लिए, और साथ ही इंडियन आर्मी का जो आप में से लोग एग्जामिनेशन दे रहे तो उसमें जीके के सेक्शन के लिए मैं आपके सामने शामिल हूं। तो सभी का वेलकम है, एकदम हम बढ़िया हैं आप सभी लोग। मैं भी प्रार्थना करता हूं भगवान शिव से कि आप लोग हमेशा एकदम परफेक्ट रहे, क्योंकि आज सावन का सोमवार का दिन है तो बहुत ही अच्छा आज हमारे लिए दिन है। अच्छा, अब आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहले हम कैसे तैयारी करेंगे वो बताऊंगा, और इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना की वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर दिया गया है उस मॉडल पेपर को आपको मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी पे करना चाहे या खुद से प्रिपरेशन करना चाहे तो इस एग्जामिनेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस एक ही मूल मंत्र है, एक तो पहला कि आपको अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज क्या है कि आपको ना कर्म करना है, फल की इच्छा पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फल की इच्छा रखोगे तो फिर चीज खराब हो जाएगी। तो अपने कर्म पे ध्यान रखिएगा, रॉक सॉलिड करिएगा अपनी तैयारी और आप डेफिनेटली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इंडियन नेवी के लिए यानी भारतीय नौसेना के लिए सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, जिसे एसएसआर हम बोलते हैं, एक तरीके से ये नाविक होता है, जनरल ड्यूटी। तो इसका जो सेक्शन है वो किस तरीके से होता है, लड़कियों को भी इसमें अप्लाई करने का मौका में दिया गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। जीके के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के। और डिफेंस अड्डा 24/7 पर आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। साइंस की क्लास हुई, उसके बाद आज रीजनिंग के लिए, लेकिन रीजनिंग की क्लास आपको आगे मिलेगी, फिर मैथ की और रीजनिंग के सेक्शन मेरे लेक्चर के बाद। दूसरा, फिर इसके बाद अगर मैं मैट्रिक रिक्रूट की बात करूं जिसे एमआर, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ये आधा घंटे का पेपर होता है। इसमें साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस इसमें आपको होता है। जनरल अवेयरनेस में ही इसमें आपका रीजनिंग का सेक्शन भी इंक्लूडेड रहता है। तो चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो अगर मैं इंडियन नेवी एसआर और एमआर का सिलेबस देखूं तो पेपर तो इजी आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। पेपर तो इजी आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को जो पूछने का एरिया है या वो रेंज है वो इन्होंने बहुत ज्यादा कर रखा है। अगर आप मॉडल पेपर में अभी मैं डिस्कस जो करूंगा, जो ऑफिशियल भारतीय नौसेना की वेबसाइट पे दिया गया, आपको खुद उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। देखो यहाँ पे कल्चर, रिलीजन, ज्योग्राफी, माउंटेन, पोर्ट्स, फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स, डिफेंस, वॉर, नेबर्स, आपका रीजनिंग भी इसमें आता है, डिकोडिंग, जनरल नॉलेज में ही आपका रीजनिंग भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट, हेरिटेज, आर्ट, डांस, कॉमन नेम, फुल फॉर्म, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें। अब ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्वेश्चंस देखते हैं और तब हमें पता लगेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निप्पॉन, ठीक है। निप्पॉन, मैं तो जब मैंने क्वेश्चन देखा मैं तो सेल ही जानता था कि निप्पॉन के सेल आते हैं। तो निप्पॉन का प्राचीन नाम क्या है? अच्छा, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से एकदम एग्जैक्ट है। इसमें मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से सेट करे ताकि आपको और भी मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका होगा जापान। अच्छा, जापान को ना दो नाम और बनाते हैं इसको, एक तो लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश भी बुलाया जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, और इसे एक और बुलाया जाता है ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, ठीक है। इसे हम क्या बुलाते हैं? ब्रिटेन ऑफ ईस्ट। फिर ताइवान, ताइवान का पुराना नाम क्या है? फोर्मोसा। हमारे जो ग्रेट लीडर है ना सुभाष चंद्र बोस, कहते हैं उनका प्लेन ताइवान या फोर्मोसा जाते हुए क्रैश हो गया था, लेकिन उनकी उनमें डेथ नहीं होती। उनकी डेथ 1985 में हुई है। और एक भारत को जो आजादी दिलाने का जो वास्तव में श्रेय जाता है ना, वो सुभाष चंद्र बोस को जाता है। इसकी शुरुआत रॉयल इंडियन नेवी से ही हुई थी, ध्यान रखिएगा। आपको इतिहास में बताऊंगा मैं आगे। बीजिंग, जो आज की डेट में चाइना की कैपिटल है, इसको तब पहले पैकिंग के नाम से बुलाया जाता था, पैकिंग। और म्यांमार, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से
बुलाया जाता था। खैर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर आपको मेरे जो सेशन है उसमें एक क्वेश्चन में आपको 4 इंफॉर्मेशन कंफर्म मिलेगी। ओके जी हाँ, हिमांशु सोनी सर, ये एसएसआर के लिए आप लोग अगर पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पर इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा अटेंटिव होकर आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो अभी जो उम्र का बचपनापन है ना उसे छोड़ो और थोड़ा सीरियसनेस हो जाओ, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये एक बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन देखने को मिला। ओके कि भाई टास, TASS, ये कौन से देश की न्यूज एजेंसी है? ओके टास ये कौन से देश की न्यूज एजेंसी है? तो जरा बताओ टास कौन से देश की एजेंसी है? ओके इसको बोलते हैं द रशियन न्यूज एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? द रशियन न्यूज एजेंसी, रशिया की। अगर यूएसए की पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूएसए, ये अगर आपको यकीन ना हो आप इंडियन नेवी के वेबसाइट पे जाइएगा, मॉडल पेपर एसएसआर का और एमआर का दोनों का दे रखा, तो मैं दो वही सॉल्व करा रहा हूं। तो आप ध्यान रखिएगा यूएसए की कौन सी है? CNN, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम्स की, यूनाइटेड किंगडम की आप न्यूज में सुनते भी होंगे CNN। और यूनाइटेड किंगडम की कौन सी है? रॉयटर्स, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की कौन सी? रॉयटर्स है। और कतर की, कतर में जैसे फीफा वर्ल्ड कप होने वाला भी, ठीक है, कतर की कौन सी है? अल जजीरा। ये भी आपने कई बार न्यूज में सुना होगा। तो ऐसे हमें देशों की न्यूज एजेंसी के बारे में भी जानकारी, प्रमुख देशों के बारे में तो जानकारी कि अमेरिका की कौन सी है, चाइना की कौन सी है, भारत की कौन सी है। भारत की न्यूज एजेंसी का नाम बताएंगे? ठीक है जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा ये बताओ भारत की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है? इंडियन न्यूज एजेंसी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओके इंडियन न्यूज एजेंसी का नाम बताओ क्या है? ओके भारत की जो न्यूज एजेंसी है इसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंडियन न्यूज एजेंसी का नाम बताएं। आपने सुना होगा ANI, ठीक है, ANI ये भारत की न्यूज एजेंसी का है। और अगर अखबार की देखी जाए तो PTI, ठीक है। ANI और PTI ये दो भारत की न्यूज एजेंसी है। ओके ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, आज तक नहीं है। सौरभ त्यागी सर ने इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से दिया है, ANI। खैर चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर भी पूछा जाता है, ठीक है। जाहिद हुसैन साहब बिल्कुल आपने सही बताया। इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सिंपल कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ओके विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस आपका सबसे पहले तो 4 दिसंबर को ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन टॉर्नेडो, ये ऑपरेशन टॉर्नेडो इंडियन नेवी ने करा था और कराची के बंदरगाह को सन 1971 में पूरा नेस्ते नाबूद कर दिया था। तो इसको तो हम किस रूप में मनाते हैं? नेवी डे के तौर पर मनाते हैं, ठीक है, नेवी डे। अच्छा यहां पर 10 दिसंबर इसका आंसर होगा, बिल्कुल 10 दिसंबर ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे हम मनाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें और नोट करेगा, अभी 2021 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को एक नए दिवस के तौर पे मनाना शुरू करा है। इसको हम बुलाते हैं बाल वीर दिवस। ओके बाल वीर दिवस 10वें गुरु, सिख धर्म में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों ने अपने रिलीजन के मान और सम्मान, और जो सिख कौम का एक पर्यायवाची है सिख कौम, जो हम होता है हमेशा निडरता, खालसा, वीरता, वो दिखाई थी। तो मुगल सेना के खिलाफ खड़े हुए थे, तो बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सभी के सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगे। अरे हिमांशु सर आपको समझाया मैंने, थोड़ा मैच्योर बनो सर और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये एक कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करके क्या फायदा होगा? कुछ होगा थोड़ी, मैं फिर आपसे इरिटेट हो जाऊंगा सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि थारू, ठीक है। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर दो। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये ऐसे ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो जरा बताएं आपके अनुसार कि थारू कौन से राज्य से संबंधित है? थारू एक जनजाति है
ओके, थारू ट्राइब जो है कौन से राज्य से संबंधित है? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, या फिर उत्तराखंड से? बताइए इस क्वेश्चन का। कभी थारू जैसे गोंड पूछ लिया गया आपसे, गोंड कौन से राज्य से संबंधित है, या थारू कौन से राज्य से संबंधित है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो थारू जो है ना वो तराई के इलाके में रहता है, ठीक है। थारू जो है तराई के इलाके में पाई जाती है। अब तराई का रीजन उत्तराखंड में भी आता है, तराई का रीजन बिहार में भी आता है, तराई का रीजन उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो यहां पर आपका बिहार भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, तो थारू आपका किस में पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? उत्तराखंड। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों ने एकदम दुरुस्त इसका आंसर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन ना मेरे को बहुत मतलब वो लगा, मैंने कहा ये लैंड ऑफ केक्स, क्योंकि मैंने जैसे फिनलैंड को बुलाया जाता है, फिनलैंड को पता क्या बुलाया जाता है? फिनलैंड को बुलाया जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स बुलाया जाता है, ऐसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ये तो एयरफोर्स के जो वाई ग्रुप का पेपर है ना उसका पेट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, कई बार ये पूछा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। आइसलैंड को क्या बुलाया जाता है? लैंड ऑफ, ठीक है, लैंड ऑफ फायर एंड आइस, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे ना ज्वालामुखी हैं और साथ ही साथ ये एकदम ध्रुव के पास है, तो काफी यहाँ पे बर्फ भी है, तो उसे भूमि और बर्फ का देश कहा जाता है, भूमि और बर्फ का देश भी कहा जाता है। दूसरी चीज, आइसलैंड की जो कैपिटल है ना वो है आपकी रिगजैविक। ओके, रिगजैविक। तो ये जो आइसलैंड की कैपिटल है ना विश्व की सबसे उत्तर की राजधानी है, यानी वर्ल्ड नॉर्दर्न, ठीक है, वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है, ठीक है, विश्व की सबसे उत्तर की राजधानी है, वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्कॉटलैंड। आयरलैंड को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ सेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ सेंट्स इसको बोला जाता है। इसी तरीके से और क्या है देखो, और भी आपको बता देता हूं, जैसे नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे ये भी आपका यूरोप का देश है, इसे क्या बोला जाता है? नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन आपका बोला जाता है, यानी मध्य रात्रि सूर्य का देश। इसी तरीके से एक डेनमार्क पड़ता है, डेनमार्क को क्या बुलाया जाता है? डेनमार्क को बुलाया जाता है भाई लैंड ऑफ, ठीक है, लैंड ऑफ विंड मिल्स, पवन चक्कियों का देश, ठीक है, लैंड ऑफ विंड मिल्स, पवन चक्कियों का देश बुलाया जाता है। और दूसरी चीज क्या है आपका? ओके, दूसरी चीज क्या है आपका? बिल्कुल आपका नॉर्वे, डेनमार्क, उसके बाद आपका एक आता है स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड जो है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं प्ले ग्राउंड, ठीक है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। लिख लो, क्या पता आपको किसी एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं देती है, ठीक है, नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं देती है। हाँ, वो आपका ना जो आत्मविश्वास है, जिसका मैं बहुत बड़ा हिमायती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका बहुत आपको बिलीफ मिलता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आ गया ये चीज हो गया, हाँ, ओके, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, और उसके बाद आपका आता है एक बेल्जियम। बेल्जियम ये भी और लिख लो, बेल्जियम, अभी जितना मेरे को याद आ रहा है मैं उतना लिखवा रहा हूं, ठीक है। बेल्जियम, इसे बोलते हैं कॉकपिट, क्योंकि यहाँ पर बहुत लड़ाई हुई है, कॉकपिट ऑफ यूरोप इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो खैर, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, ये चीज है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, पीडीएफ में आपको उसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। चलिए, अब इसमें इस तरीके से भी है, फिर आपसे ना इतिहास से भी, यानी हमारे कल्चर, यानी हमारी संस्कृति, सबसे पहले लिखा है ना कल्चर एंड रिलीजन, जो आपको मैंने सिलेबस दिखाया था, तो ये ऋग्वेद है। तो ऋग्वैदिक काल में हम किसकी पूजा अर्चना करते थे? भगवान शिव, हर हर महादेव, एक बार लिख दीजिएगा, हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी की भी जय हो, भगवान ब्रह्मा जी की भी, और लॉर्ड इंद्रा की। तो वैदिक काल में अगर हम देखा जाए तो वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो पूजा की जाती है, ओके, देखिए मिस्टर आर के रवि राज, रवि राज कितना अच्छा नाम है, ठीक है, रवि यानी सूर्य और सूर्य का राज, ज्ञान के देवता भगवान सूर्य हैं, और अपने में विश्वास रखो, हर चीज हो सकती है सर इस दुनिया में।
ओके, ठीक है। तो ध्यान रखेगा, नहीं ये जो है ना हमारे पौराणिक देवता हैं, ओके, ये वेदों से भी पहले के देवता माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, आपका लॉर्ड इंद्र यानी भगवान इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, ओके जी। तेनजिंग साहब बिल्कुल आपको इंडियन आर्मी में भी काम आएगा, इंडियन नेवी में भी काम आएगा, और जो वायु ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं यानी अगला इनटेक जो भारतीय वायुसेना का, उसमें भी आएगा। भाई जीके का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, जो सभी में बराबर आती है, ठीक है। ऐसा उसमें कोई किसी में क्या कहते हैं बटर में है और किसी में देसी घी में, इस टाइप से नहीं आती है, ठीक है। चलिए, एजाज खान एसएससी का क्लास यहाँ पे नहीं होता सर, एसएससी अड्डा एक हमारा अलग एक और चैनल है यूट्यूब का, आप उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल हाईवे यानी ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड है। अब जैसे भारत का सबसे लंबा हाईवे बता सकता है आप में से कोई कि भारत, अगर क्वेश्चन इसी तरीके से आ गया कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि क्या है। तो भारत का सबसे लंबा हाईवे नेशनल हाईवे 44 है। पहले नेशनल हाईवे 7 होता था जो वाराणसी से आपका कन्याकुमारी तक जाता था। अब आज की डेट में कौन सा है, नेशनल हाईवे 44 जो आपका कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा नेशनल हाईवे, अच्छा यहां पर एक चीज मेरे से त्रुटि हो गई है कि यहां पर पूछा गया है कि नेशनल हाईवे 4, ठीक है, मैं नंबर लिखना भूल गया। नेशनल हाईवे 4 किसको कनेक्ट करता है, तो नेशनल हाईवे भारत के मुंबई को यानी बॉम्बे को चेन्नई से कनेक्ट करता है। तो बॉम्बे, पूना, हैदराबाद और चेन्नई होकर जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी को राम राम और सभी को, हाँ बिल्कुल। पीडीएफ कैसे मैं करवाऊंगा, पीडीएफ ना डाउनलोड आप कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। ये वीडियो जो है ना इसी पे ही ना एक पीडीएफ का लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सभी का वेलकम है, ठीक है। हाँ, हिमांशु सोनी बहुत ही चंचल स्वभाव का है, आपको इंडियन नेवी ही ठीक कर सकती है सर, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वहां वो आपको एक हफ्ते में सॉर्ट आउट कर देंगे और आप जो ये चंचल स्वभाव है आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन, अब बताओ ये नॉर्मल जीके में हम अगर एसएससी में पढ़े या हम एयरफोर्स में पढ़े उसमें नहीं आता है, लेकिन इंडियन नेवी के उसमें इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया, डक्कन क्वीन यानी भारत की जो सबसे पहली विद्युत थी। अब यहां पर देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस कैसे कि वर्ड डक्कन अगर यूज किया गया तो डक्कन आपका दिल्ली इलाहाबाद के बीच तो नहीं होगा, डक्कन आपका हावड़ा इसके बीच हो, डक्कन आपका यहाँ पे नहीं, डक्कन आपका बॉम्बे और पूना। सन 1925 में ये भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी और 1 जून को चली थी। 1 जून को इसका बर्थडे मनाया जाता। कभी मतलब मैंने एक बार पढ़ा था कि भारत में एकमात्र ऐसी ट्रेन है डक्कन ट्विन, ओके हाँ, ओके ओके हाँ, तो 1925 1 जून को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, आप अपना ना फोकस हमेशा रखा करें, फोकस यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन, बाकी कौन क्या कर रहा है भाई, इस हर मर्ज का एक ही रोग है कि क्या कहेंगे लोग, तो इन चक्करों में मत पड़ो। क्योंकि मेरा ये हमेशा मानना है कथनी और करनी में फर्क होता है, और अंग्रेजी में कहावत है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप किसी को कह के मत जताओ, आप करके जताओ, ठीक है। तो आइए, तो ये देखो ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, भारत के इतिहास की शुरुआत यहाँ से होती है। तो आपको से पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में। तो आप जानते हो कि ये तो आपका राजस्थान में है, ठीक है। और धौलावीरा ये तो यूनेस्को ने 40वीं विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी है, ये हमारा गुजरात में है। राखी गढ़ी ये अपना हरियाणा में है। ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पाकिस्तान के शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट यानी मोंटगोमरी में ये पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका, और इसकी खोज 1921 में की थी, और किसने करी थी, इनका नाम था दया, CID वाला दया नहीं, ये दयाराम साहनी था, ठीक है, दयाराम साहनी इनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर
देखो अभी आपको मैंने वो कराया था और इसी तरीके का देखो क्वेश्चन फंस गया ना। जो मेरा लेक्चर आप अटेंड करेंगे या लाइव बैचेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, भगवान बड़े शब्द ना बुलवाए, पेपर में आंसर करोगे डेफिनेटली सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी पता होगा इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये नहीं होगा, इतनी आपको होगी। और ध्यान रखिएगा अगर आप मेरे से जीके पढ़ोगे तो आपको एक जैसे नॉर्मल जीके पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ने को नहीं मिलेगा, एक डिफरेंट टाइप। अगर यहाँ पे कोई लैब बैच उसके स्टूडेंट होंगे ना तो वो इसकी कंफर्मेशन या सत्यता आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्वे। अब देखो डेनमार्क को लैंड ऑफ विंड मिल्स, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स, जापान को ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, लैंड ऑफ राइजिंग सन, नॉर्वे को आपका क्या है। अच्छा अब देखो करंट अफेयर्स भी कैसे है। यहाँ पर नॉर्वे में अभी एक नेटो ने एक्सरसाइज करी है, क्योंकि आपसे करंट अफेयर्स भी तो पूछा जाता है उसमें। अभी मैंने करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। डिफेंस करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है, डिफेंस करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, कोल्ड रिस्पॉन्स। ये नेटो की एक्सरसाइज है जो उसने नॉर्वे में करी है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, ठीक है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, ठीक है। हाँ मैं कितने बजे लाइव आता हूँ, मैं अब डेली आपको 7:15 बजे, और हमारी जर्नी रहेगी ये अक्टूबर तक जब तक आपका एग्जाम होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। चलो अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि नेटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, नेटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आया था कि भाई डिस्कवरी, क्योंकि आपका जीके में भी साइंस पूछा जाता है, साइंस का तो अलग एसएसआर में होता ही है, लेकिन एमआर में और एसएसआर में जीके में भी साइंस पूछ लेते हैं, ओके। चलिए सर्वनिष्ठा सिंह, मेरी क्लास का टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक 7:15 बजे आपको मैं मिलूंगा। और आज तो खैर क्वेश्चंस जितने हैं वो आपको कराऊंगा, लेकिन डेली मेरा रहता है कि मैं 35 से 40 क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिएगा जो अभी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, हम टॉपिक ऐसे मिक्स नहीं कराऊंगा, ऐसे तो चाउमीन बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, इनको मिक्स करते हुए हम चला करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। डिफेंस करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स जीके और मिलिट्री जीके, मतलब डेली आपको नई नई चीजें मिलेंगी, आप बोर नहीं होंगे, ओके। हाँ ओके, धन्यवाद कोमल सोनी जी, धन्यवाद, ओके। चलिए धन्यवाद। चलो अब देखो प्राणवायु, आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, तो ऑक्सीजन की खोज आपकी किसने करी थी, जोसेफ प्रिस्टली ने करी थी। और मेरे को इतनी सारी चीजें याद होती है, लेकिन कभी मेरे को ना पीरियोडिक टेबल याद नहीं हुई, ये इन भाई साहब ने बनाई पीरियोडिक टेबल, ओके। और ये जो एंटोनियो लवासिया है ना, इन्हें तो क्या बुलाया जाता भाई, आपका रसायन विज्ञान का फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता। मैंने बताया ना आपको कि आपको आंसर क्यों नहीं होगा इसका, ये भी पता होगा, आंसर क्यों होगा ये भी पता होगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ओके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, जी के कुछ नहीं है, घूम फिर का वही आता है, ठीक है, एज वो हवा बना रखा है, कुछ नहीं है, बस सामान्य सामान्य जनरल ये पता हो, ओ ठीक है ठीक है, यही आंसर। इससे ज्यादा तुम्हें कोई वहां पे स्कॉलर विद्वान नहीं बनना, ठीक है, बस पेपर क्लियर करना है, यूनिफॉर्म वियर करनी है, नेशनल सर्विस, राष्ट्र की सेवा करनी है, दुश्मनों को उड़ाना है, वीरता पुरस्कार जीतना है, माता पिता परिवार कुल गांव का नाम प्रज्वलित रोशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीटर, अब ये देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। हीटर का एलिमेंट जो होता है, प्रेस में होता है, हीटर में होता है, वो किसका बना होता है, वो किसका बना होता है भैया, टंगस्टन का तो नहीं होता, टंगस्टन का तो फिलामेंट होता है। वैसे तो आजकल बल्ब बंद ही हो गए हैं, ओके। फिलामेंट, क्यों फिलामेंट होता है इसका, क्योंकि इसका जो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जिसका गलांक यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो वो टंगस्टन है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हाँ ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी, अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यार। ठीक है, अब FAO, अब ये कितनी बार मैं आपको एयरफोर्स का जब अग्निवीर का चल रहा था उसमें कराया मैंने, और ये इंडियन नेवी के मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा। इसका हेडक्वार्टर तो देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी खाने पीने की चीजें है ना उसका हेडक्वार्टर रोम में पड़ता है। जैसे FAO का भी हेडक्वार्टर रोम में पड़ता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, और आपका इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फंड फॉर डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय कृषि कृषि विकास कोष, इसका भी मुख्यालय आपका रोम में पड़ता है। अच्छा, रोम के बारे में और चीज ध्यान रखोगे, रोम कौन सी नदी के किनारे है? तो टिब्बर नदी के किनारे है, इटली की राजधानी है, और इसको ना शाश्वत शहर, एटर्नल सिटी इसे बुलाया जाता है, और एटर्नल सिटी के अलावा इसे सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बुलाया जाता है। ओके, सिटी ऑफ 7 हिल्स भी इसको बुलाया जाता है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों ने सही आंसर दे भी दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट में रौनक देख लूं कौन सी PDF चाहिए तुम्हें, मैं देख लेता हूं, तो मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फर्स्ट 6 एंड 7, चलो आज तुम्हें हर हाल में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट, अभी देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन आया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना से लियोनी मेसी है जिसने सबसे ज्यादा बार बैलन डोर अवार्ड जीता हुआ है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ओके, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत के बाद 8वां विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा पड़ा था? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना, हाँ, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? तो अर्जेंटीना की कैपिटल देखो, सैन डिएगो तो किसकी कैपिटल है? चिली। ये मिर्च जैसा देश है, इसी वजह से इसे चिली बुलाते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा है, ओके, लॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? ठीक है, विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट कंट्री आपकी चिली पड़ती है। ठीक है, और बगोटा तो आपकी कोलंबिया की कैपिटल है। कारकस आपकी वेनेजुएला की कैपिटल है, और वेनेजुएला में आपका पड़ता है सेंट एंजल फॉल्स। ये जो सेंट एंजल फॉल्स है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बुएनोस आयर्स का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और एक इस तरीके से, जैसे यूट्यूब पे ना कई बार का डिस्टरबेंस होता है, लेकिन लाइव बैचेस में इस तरीके का कोई इशू नहीं होता। वहां आप मेरे से बात भी कर सकते हो, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, आपकी शक्ल देख सकता हूँ। ओके, क्योंकि आप भी अपना कैमरा ऑन करते हो, मैं भी अपना कैमरा ऑन करता हूँ, तो आप इन लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन नेवी का और इंडियन आर्मी के लिए। और ध्यान रखिएगा, अभी ये ना आपके 22 जुलाई से शुरू है, 25 जुलाई से मेरी इसमें क्लासेस है, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। 4 या 5 सितंबर तक हमारा कोर्स पूरा होगा। तो आज आपको ये मात्र 828 रुपए में मिल रहा है, 827 रुपए में मिल रहा है, सॉरी। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा Y191। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कोड को कैसे यूज करेंगे और इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब आप कह रहे हैं कि भाई पोलो गेम की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा, पोलो गेम की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी? पोलो, लूडो, शतरंज, बैडमिंटन, कबड्डी, और आपका वो खेलते हैं ना, क्या नाम है, बिलियर्ड, स्नूकर जिसे बोलते हैं, ये सब इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इनकी जो स्थापना है वो आपकी कहाँ पे हुई है? इंडिया में ही इनकी शुरुआत हुई है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मणिपुर है। मणिपुर की तो मीराबाई चानू जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता, मणिपुर। जबलपुर में आपका स्नूकर, ओके, जिसे हम स्नूकर। बैडमिंटन आपका पूना में, ठीक है, बैडमिंटन। कबड्डी आपका तमिलनाडु में, ठीक है, कबड्डी आपका तमिलनाडु में।
इन्वेंट हुआ है, यानी कि इनकी शुरुआत हुई है। देखो नई चीज पता लगी ना। तो इसी तरीके के मैं सबसे अलग जीके आपको पढ़ने को मिलेगी मेरे से, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे स्पोर्ट टर्म भी यूज होता है, डर्बी, ओके, डर्बी, डीप डिश, हुक पास, ओके, पंटर, इस तरीके के शब्द भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द टर्म डर्बी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो डर्बी जो है आपका किससे रिलेटेड है, हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है। किससे, हॉर्स रेसिंग से। ओके, हाँ, बिल्कुल रौनक होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपका टिपिकल मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि भाई द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, यानी गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता कौन कौन थे। ये गरम दल के नेता थे ग्रेट बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बोला जाता है, लोकमान्य तिलक बोला जाता है, ठीक है। बाल, ओके, लाल, लाल से लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब और पंजाब केसरी बुलाया जाता है, जिन्हें शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से बुलाया जाता है। और दूसरे थे बाल लाल पाल, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक, यानी फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहा जाता है। और नरम दल के जो नेता थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है PGMG, यानी पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। PGMG यानी पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी इनको कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सूरत विभाजन था ये 1907 में हुआ था। कब हुआ था, जी हाँ, रुद्राक्ष कौशिक, मुस्कान सोलंकी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। ओके, और सेशन को अगर आपको वाकई लग रहा है ना तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यार रिपीट हो गया, चलो हाँ ठीक है, हो ये फिर रिपीट हो गया। ओके, अब आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि भाई इनमें से आपसे पूछा गया कि कौन सा मार्शल, मार्शल को यहां पर आप लिखिएगा युद्ध, ओके, युद्ध नृत्य है। इसमें से कौन सा आपका युद्ध नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, छाऊ, क्षत्रिय लोग इसे तलवारों के साथ उत्तर प्रदेश में करते हैं, छाऊ। ये एक युद्ध कला नृत्य है, ठीक है। ये क्या है, एक युद्ध कला नृत्य है, ये आपका छाऊ। कथकली, बाम्बू डांस, भांगड़ा, ये देखो ये दोनों तो फोक डांस हो गए, ये आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणपति फेस्टिवल, तो गणेश गणपति फेस्टिवल अभी आने वाला है, गणपति बप्पा मोरया सब करेंगे। तो गणपति फेस्टिवल हो, आपका शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हो, ये महाराष्ट्र में मराठी लोगों में एकता रहे या मराठी अस्मिता बनी रहे, इसको शुरू करा था बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में, ठीक है। कब शुरू करा था, 1893 में इसको शुरू करा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको बताना है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री पे एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, इसमें पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आए थे। इसमें पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आए थे। तो एक तरफ मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और कांग्रेस की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक जी। तो ये सारा, और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, और आप में से कई लोग तो इसका आंसर वैसे ही देते रहते हो, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा आप पढ़ते हो। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स अभी चल रहे हैं, तो बताइएगा सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुए थे। ओके, जल्दी से बताएं। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ये आपके 1930 हैमिल्टन में हुए थे, ठीक है, 1930। अब देखो एक चीज जानकारी, पहले इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स को बुलाया जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्या बुलाया जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बुलाया जाता था कॉमनवेल्थ गेम्स को। फिर 1958 में, ठीक है, 1958 में इनको नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इनका नाम कर दिया गया ब्रिटिश
कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, क्या कर दिया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। और फिर 1978 में, ठीक है, 1978 में इनका नाम क्या रख दिया गया, इनका नाम रख दिया गया कॉमनवेल्थ, जो आज भी चला आता है कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, 4 साल में एक बार होता है। जब 2010 में मैं भी प्रिपरेशन करता था तो ये दिल्ली में हुए थे, फिर 2014 में ये ग्लासगो में हुए थे, ग्लासगो, ठीक है, आयरलैंड में था। फिर 2018 में ये गोल्ड कोस्ट, ओके, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, गोल्ड कोस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका आयरलैंड है। और 2022 में, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहे हैं, बर्मिंघम में हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, बर्मिंघम में हो रहे हैं 2022 में, जो यूनाइटेड किंगडम। और 2026 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, विक्टोरिया में होंगे, कहाँ पे होंगे, विक्टोरिया, आपका दोबारा से ऑस्ट्रेलिया। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में रहती है, इसका फायदा उठाओ और ध्यान रखिएगा, जो आपको पढ़ाऊंगा पेपर में क्वेश्चंस आपको जरूर फंसेंगे, ठीक है, जरूर फंसेंगे, आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कितनी सारी चीजें एक बार में ही पता लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल कहां पर जीता था, देखो 1928 से लेकर 1956 तक, जिसमें 1940 में ओलंपिक नहीं हुआ था और 1940 में नहीं हुआ था, 1944 में नहीं होता, 2 ओलंपिक नहीं होते। लेकिन 1928 से 1956, 1928 में ओलंपिक हुए थे, ओके, नीदरलैंड की राजधानी में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। फिर 1948 में स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्र भारत का पहला गोल्ड मेडल आपका इंग्लैंड में जीता था। इसे हम लंदन ओलंपिक्स, लंदन में 2 बार ओलंपिक्स हुए हैं, ठीक है, लंदन ओलंपिक्स हम इसको बोलते हैं, लंदन में। और लास्ट जो जीता था गोल्ड मेडल वो 1982 में मॉस्को में जीता था, लास्ट जो जीता 1982 में जीता था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब ये क्या है भाई, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पर बेसिस ये क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि भाई हमारे संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो जिसमें संविधान में कोई चीज जोड़नी हो या कोई चीज हटानी हो संविधान, जिसे हम संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, वो हम कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे भाग 3, इसमें तो आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मौलिक अधिकार। आप लोगों को जो तक क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला हुआ है ना में से, वो मैं आप लोगों को रोकता क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास संविधान से अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इस भाग 3 को ना भारत के संविधान का क्या बोला जाता है, मैग्ना। कभी क्वेश्चन आया है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का, तो भाग 3 को। भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपका बताता है वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के बारे में, कि भारत में जो सरकार होगी वो क्या होगी, लोगों का कल्याण करने वाली होगी। ये हमने यूएसए से लिए हैं और ये हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद भी लिख लो, एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 में आती है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ली है। तो ये इस तरीके के आपको जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके इंडियन नेवी के अग्निवीर का जो एग्जाम आपका अक्टूबर में हो, चाहे वो एसएसआर का हो चाहे वो एमआर का हो। तो कल से हम, ये तो आज एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास थी जो कि आपको मैंने पढ़ाया। आई होप आप लोगों के नोट्स भी अच्छे से बने होंगे और आपने लिखा भी होगा। पीडीएफ में आपको, हाँ ओके, शर्मिष्ठा सिंह एक्चुअली क्या है ना, जो यूट्यूब पे ना एमसीक्यू बेसिस पे ज़्यादा चलता है, ठीक है। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कोई मेरा एक टेलीग्राम चैनल बताना चाहे तो बता सकता है, उस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, अगर आप हमारे साथ थ्योरी में या फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं
तो ये इंडियन नेवी का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 827 रुपये में। और इसमें आपको करंट अफेयर्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स, जीके, मिलिट्री जीके सब कराई जाएगी। और इसमें जीके की क्लास नहीं, इसमें आपको साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, इंग्लिश की क्लास, फिजिक्स की क्लास, ये सब मिलेगी। अब आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो Y191 कोड को यूज करके आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे कैसे? तो देखिए, आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऑल कोर्सेज लिखा आ रहा होगा। ओके, ऑल कोर्सेज यहाँ पर सीधा सर्च कर लें इंडियन नेवी, तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में डिफेंस कैटेगरी को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अग्निवीर, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी लिखा होगा, तो ये आपको बैच दिख जाएगा। ये बैच आपको 22 जुलाई से शुरू हुआ है। इसमें मेरी क्लासेस 25 जुलाई से हुई हैं, तो अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। अभी इसमें एटमॉस्फेयर ही मैंने पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये बैच का प्राइस आपको देखो दिख रहा है 3599 रुपये का। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे Y191 इस कोड को यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको ये सीधा डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 827। और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उस पर आपके पास कॉइन्स होंगे, तो आपको और उसमें क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो मात्र 827 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 827 रुपये ना आपके लिए ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत काम है, क्योंकि जो आपको हम पढ़ाएंगे वो आपको इंडियन नेवी के एग्जामिनेशन में तो काम आएगा। जीवन भर किसी भी जगह आपको उस इंफॉर्मेशन के फायदे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं लाइव बैचेस में। कल मेरी 3 बजे क्लास है, देखते हैं आप में से कौन कौन मिलेगा। तो ये ऑफर आज तक के लिए ही है, तो आज ही ज्वाइन करें 827 रुपीज़ में। तो आज के लिए इतना ही। PDF आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। सेशन आपको कैसा अच्छा लगा इसके बारे में बताइएगा, अच्छा लगा। और कल हम जो क्वेश्चंस है ना थोड़ा डिफेंस और स्पोर्ट्स पे बेसिस पे रखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मिलते हैं कल दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।